हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमैटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने फिजिक्स में। काइनेमैटिक्स में आप एक तरीके से इसको अलग अलग डिविजन्स में पढ़ोगे। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। वैसे मोशन इन 3 डायमेंशन भी होता है, लेकिन फिलहाल वो अपने कोर्स में नहीं है। बेसिकली वो केमिस्ट्री में माना जाता है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स ही 3 डायमेंशन मूव कर सकते हैं। तो काइनेमैटिक्स में अपन 2 चीजें मेजरली कवर करेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमैटिक्स? ये काइनेमैटिक्स में 2 वर्ड्स को जोड़ के बना हुआ है। इसमें जो ये शुरू का वर्ड है, इसको बोला जाता है, इसका नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग है मोशन, और इसका मीनिंग है मैथ्स। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं, डैडी वी हैव इन्वॉल्व्ड मैथ्स इन मोशन, नाउ वी हैव टू स्टडी मोशन यूजिंग द लॉजिक ऑफ मैथ्स। आप मोशन की स्टडी करोगे मैथ्स का लॉजिक यूज करके। और काइनेमैटिक्स में 3 पार्ट्स होते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अपन इन 2 को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल सबसे पहले अपने को पढ़ना है 1 डायमेंशन, देन अपन पढ़ेंगे 2 डायमेंशन। तो अपने चैप्टर का नाम है मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? सबसे पहली चीज अपन पढ़ते हैं मोशन क्या है। जैसे एग्जांपल, अभी मैं यहां खड़ा हो गया, तो अभी आप क्या बोलोगे? मैं मोशन में हूं? नहीं, मैं रेस्ट पे हूं। रीजन, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट मेरी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट मेरी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक डॉट बना दिया मान लो, और यहां लिख दिया ए। अब मैं इसके नीचे खड़ा हो गया, तो मेरी ए से जो पोजीशन है वो वैसी की वैसी है, ना तो लेफ्ट हुई ना राइट हुई। सो आई एम इन मोशन। लेकिन अगर मैं ऐसे वॉक कर रहा हूं तो मेरी पोजीशन कंटिन्यूसली इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है ना। सो विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट मेरी बॉडी की पोजीशन कंटिन्यू चेंज हो रही है। तो राइट नाउ आई एम इन द स्टेट ऑफ मोशन, बट नाउ आई एम नॉट इन द स्टेट ऑफ मोशन, आई एम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। यही तो है इसका मीनिंग। जैसे एग्जाम्पल, मान लो ये रोड है, ठीक है। रोड पे ये कार ट्रैवल कर रही है भाई, ठीक है भाई, ये अपनी कार एक ट्रैवल कर रही है। अब यहाँ पे रोड साइड में एक ट्री बना हुआ है, और यहाँ पे आपका एक फ्रेंड खड़ा है, ये आपको यहाँ से हाई कर रहा है, और अंदर से आप भी इसको हाई कर रहे हो। तो जब आप, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है और ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ए और बी। तो अब जब आप अपने फ्रेंड को देखोगे तो आप बोलोगे ये रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन जब ये आपको देखेगा और आपकी कार मूव कर रही होगी तो ये बोलेगा कि नहीं, आप मोशन में हो। रीजन, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। मान लो बी पॉइंट कार के ऊपर ही ले लेते हैं, तो अभी ए और बी बिल्कुल सामने है। थोड़ी देर बाद बी आगे आ जाएगा, फिर और आगे, फिर और आगे। तो बी की जो पोजीशन है, यानी कि कार की पोजीशन इस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में कंटिन्यू चेंज हो रही है। इसलिए ये जो कार है ये मोशन में है, लेकिन ये जो ट्री है, ये जो फ्रेंड है जो पेड़ के नीचे खड़ा है, वो रेस्ट पे है, क्योंकि इनका जो रेफरेंस पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ये होता है मोशन का बड़ा ही बेसिक मीनिंग। तो अपन इस पूरे टॉपिक में ऑब्वियसली रेस्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो ना तो वो डिस्टेंस कवर करता है, ना डिस्प्लेसमेंट, ना उसकी कोई स्पीड है, ना वेलोसिटी है, ना एक्सेलरेशन है, सब कुछ ही जीरो है। तो अपने को पढ़ना ही किसके बारे में है? मोशन के बारे में। 1 डायमेंशन मोशन को अब आगे बढ़ाते हैं। देखो, इसमें आप जो मेजरली टॉपिक्स कवर करेंगे वो क्या क्या होंगे भाई? इसमें अपन टॉपिक्स पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और कुछ क्वेश्चंस अपन जर्क के भी करेंगे। ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी को आप 2 पार्ट्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। ये सारे टॉपिक्स अपने को कवर अप करने हैं। अब आज के वीडियो में अपन ने चैप्टर का इंट्रो ले लिया भाई, कि भाई चैप्टर का मीनिंग क्या है
और इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है। अब आज के टॉपिक में मैं आपको सबसे पहले ये टॉपिक कवर कराऊंगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और इससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? बहुत कॉमन बात है। एग्जाम्पल सुनना ढंग से। मान लो आपका घर और आपका स्कूल ज्यादा दूर नहीं है। आप जब अपने घर की छत पे आ जाते हो तो छत से आपको आपका स्कूल दिख जाता है। तो जब आप छत से स्कूल देखोगे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट देखोगे और बोलोगे यार वो रहा मेरा स्कूल, बिल्कुल सीधा, है ना? क्लियर है यहां तक? तो वो बिल्कुल सीधा व्यू आपके हाउस और आपके स्कूल में जो ये यहां पे आप खड़े हो, भाई घर की छत पे आप खड़े हो, यहां से आपने बिल्कुल सीधा पॉइंट कर दिया कि ये मेरा स्कूल है। क्लियर? बिल्कुल सीधा। लेकिन जब आप घर से नीचे उतर के रोड पे आओगे तो जरूरी तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करोगे। नहीं, आप ऐसे रोड पे आओगे, यूं ट्रैवल करोगे, ठीक है? फिर मान लो आप थोड़ा बहुत ऐसे ट्रैवल करोगे, फिर आप ऐसे ट्रैवल करोगे और फिर आप स्कूल की तरफ यूं पहुंचोगे। ये आपका जर्नी है। इस पाथ को आपने फॉलो करा। मान लेते हैं कि ये है आपका अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये 1 मीटर और ये है मान लो 4 मीटर। ठीक है? तो अब आपने जो पाथ ओवरऑल टोटल कवर करा वो 4 + 1 + 2 + 2 यानी कि ये हो गया 9 मीटर। लेकिन जब आपने स्ट्रेट लाइन देखा तो वो तो बहुत ही छोटा था, तो इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। और ये एक्चुअल जो ये आपने कवर करा है, यहां फिर इधर, फिर नीचे, फिर इधर, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डिस्टेंस। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट कुछ जगह पॉसिबल है, लेकिन कुछ जगह तो हाइपोथेटिकल हो गया ना। आपको घर की छत से जितनी चीजें दिख रही है तो उनसे क्या सीधा रास्ता निकलता है? क्या नहीं, रोड तो बहुत घूम फिर के जाती है। मतलब प्रैक्टिकली अपन डेली रूटीन में डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करते। अपन डेली रूटीन में क्या कवर करते हैं? डिस्टेंस कवर करते हैं। अपनी गाड़ियों में या अपने 2 व्हीलर्स में जो ओडोमीटर है, जो मीटर होता है जिसमें रीडिंग आती है किलोमीटर्स की, वो डिस्प्लेसमेंट की रीडिंग नहीं देता है, वो डिस्टेंस की रीडिंग देता है कि आपके व्हीकल ने अभी तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता है। क्लियर? क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली अ टर्म विच वी हैव टू स्टडी बिकॉज वी आर स्टडिंग फिजिक्स। फिजिक्स की वजह से आप डिस्प्लेसमेंट की जानकारी ले रहे हो। डेली रूटीन में डिस्प्लेसमेंट का एज सच कोई यूज नहीं है। डेली रूटीन में तो डिस्टेंस का यूज है, क्योंकि आप एक्चुअल पाथ जो फॉलो कर रहे हो वो डिस्टेंस है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम योर इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, वो क्या है? वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? तो ये एक तरीके से हाइपोथेटिकल है और ये एक तरीके से एक्चुअल है। क्लियर यहां तक? ये इनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। तो अब अगर डेफिनेशन की बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो अपन यहां बोलेंगे इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ which a body has to follow। कोई भी बॉडी जो एक्चुअल पाथ फॉलो करती है, जो कवर करती है, वो डिस्टेंस होता है। और इसके लिए अपन बोलेंगे इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट, ये सबसे छोटा होता है। और सबसे छोटा कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। टेढ़ा जाओगे नहीं, वो छोटा नहीं है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है? यहां तक आ गया समझ में? ये दोनों किसके पार्ट है? मोशन इन 1 डायमेंशन। किसके पार्ट है? मोशन इन 1 डायमेंशन। ये ध्यान रखना, ये जो मोशन इन 1 डायमेंशन है, इसको कुछ बुक्स में लीनियर मोशन भी बोला जाता है, कुछ बुक्स में इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है। सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसके अलग अलग नाम है, रहेगा तो 1 डायमेंशन ही। क्लियर यहां तक? तो ये हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन का डिफरेंस। अब अगर बात करें कुछ और डिटेल, एसआई यूनिट दोनों की सेम होती है, मीटर। सिंबल, अच्छा इनका सिंबल फिक्स नहीं होता। इसमें कुछ बुक्स में एस सिंबल लगता है, किसी में एक्स, किसी में डी। सो दे डू नॉट हैव अ फिक्स सिंबल। सेम इधर एस एक्स डी। तो सिंबल की बेसिकली कोई कंसिस्टेंसी नहीं है ना? आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि आप इसमें डायरेक्शन भी देंगे, और इसमें जो डायरेक्शन दिया जाता है
वो होता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इसका क्या है, इसका डायरेक्शन है, इनिशियल से फाइनल। ठीक है, यहां तक आगे इतना समझ में। तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, ये इसका एसआई यूनिट, ये इसका सिंबल, ये हो गई इसकी टाइप ऑफ क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं। इफ अ बॉडी इज इन मोशन, दैट इज द बॉडी इज नॉट एट रेस्ट, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इफ नॉट एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली सब कुछ जीरो है, लेकिन अगर रेस्ट पे नहीं है, मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इवन इफ द बॉडी इज इन मोशन, इवन इफ द बॉडी इज इन मोशन, स्टिल उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। इसका एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है जो ए से गया बी पे, बी से फिर आया इधर सी पे, सी से टर्न लेके आ गया किधर, डी पे। ठीक है, ये डी पॉइंट है, ये टर्न लेके यहां आ गया डी पॉइंट पे, और डी से वापस चले गया किधर, ए पे। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सिमिलर हो गई। तो इस केस में जो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ। क्लियर है यहां तक, आ गया समझ में। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। अच्छा, नेक्स्ट, डिस्टेंस जो है कैन नेवर डिक्रीज विथ टाइम, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल, मैं यहां से यहां गया, मान लो ए से बी गया 5 मीटर, ठीक है, और फिर बी से टर्न लेके मैं यहां आके रुक गया सी पे, और यह 2 मीटर मैंने टर्न लिया। ठीक है, तो मेरा जो टोटल डिस्टेंस है वो 7 मीटर है। डिस्टेंस क्या है, 7 मीटर। क्लियर यहां तक, 7 मीटर इज माई डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं ए टू बी का डिस्प्लेसमेंट देखता तो वो था 5, है ना। लेकिन अब अगर मैं ए से बी जाके वापस सी पे आ गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना सा रह गया, ये रह गया मेरा 3। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो जाता है, डिपेंडिंग कि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में गैप ज्यादा है या कम है। अगर टाइम के साथ साथ गैप कम होता जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगा। सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, अब बात करें कि भाई इन दोनों में बड़ा कौन होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनका कोई एज सच यूज है नहीं, आपको पता है ये सब, यहां पे लिखते हैं। अब अगर बात करें इन दोनों में ग्रेटर कौन है, सो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट समटाइम्स इट कैन बी इक्वल ऑल्सो। कुछ ऐसी स्पेशल केसेस होती है जब आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से इक्वल हो जाता है। ग्रेटर कब होता है, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है ये, मैं ए से बी पे गया, फिर बी से टर्न लेके मान लो सी पे आ गया, ये है 4 मीटर, ये है 3 मीटर, बिल्कुल 90 डिग्री पे टर्न लिया मैंने। तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो ये है AC इज द डिस्प्लेसमेंट विच इज 5 मीटर, सबको पता है राइट ट्राइंगल है, और AB प्लस BC इज द डिस्टेंस विच इज 7 मीटर। ठीक है, तो यहां पे डिस्टेंस जो है वो बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, ये वाली कंडीशन इस केस के लिए। लेकिन अगर मान लो मैंने ए से चालू किया होता और मैं सीधा सीधा जाके यहां पे रुक जाता बी पे, और ये मान लो होता 6 मीटर, तो इस केस में मेरा डिस्टेंस और मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल है 6 मीटर। तो ऐसी सिचुएशन सिर्फ कब पॉसिबल है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ नो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ नो चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन विथ नो चेंज इन डायरेक्शन, ये इस सिचुएशन में पॉसिबल होता है। अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ नो चेंज इन डायरेक्शन, ऐसी सिचुएशन में आपका जो क्या है, आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, नहीं तो हमेशा डिस्टेंस ही बड़ा होगा। ये कब होता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस,
व्हेन अ बॉडी मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ऐसी सिचुएशन में आपका डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से। और अगर बात करें लेस की तो वो हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी कहीं पे भी पूरी दुनिया में चल जाओ, कहीं भी नहीं है। डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है, नहीं तो हमेशा बड़ा ही होता है, छोटा तो कभी भी नहीं होता। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये बड़ी ही बेसिक सी बातें थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हो सकता है इनमें से काफी चीजें आपको पहले से ही पता हो, लेकिन अच्छी बात है रिकॉल हो गई सारी चीजें, है ना। तो आप इन्हें लर्न करें, है ना, पॉज करके इसको कॉपी करो, लर्न करो। फिर अपन क्या करेंगे, इसी पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पॉज करो, कॉपी करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करेंगे अपन बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस के साथ। एक बॉय है जो रन करना चालू कर रहा है, कहां से, -10,0। तो मान लो आपने ये नंबर लाइन बना दी, इसमें यहां पे आपका 0 है, -10,0 यहां पे कहीं होगा, -10,0। ठीक है यहां तक। अब वो यहां से रन करता हुआ गया और यहां जाके रुक गया। ठीक है, कहां पे रुका, जाके इस बी पॉइंट पे। ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5,0। ए से बी की तरफ रन करता हुआ गया, ये ए से बी की तरफ। ठीक है, अच्छा फिर जब ये ए से बी गया तो बी से इसने वापस टर्न लिया और कहां पे आके रुका, इस सी पॉइंट पे आके रुका। ठीक है, ये जो सी पॉइंट है ये है अपना -1,0। अब फाइंड करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दो चीजें। ए से बी गया, बी से टर्न लेके सी पे आ गया, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें फाइंड करनी है। तो जो आपका डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो होगा ए बी प्लस बी सी। ए से बी गया, बी से सी आया, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ। मतलब ये चीज आपका क्या है, ये आपका डिस्टेंस है। तो -10 से 5, ये कितना यूनिट्स हुआ, देखो -10 से 0, ये जो 0 है यहां तक हो गया 10, और फिर ये हो गया 5, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 10, और फिर ये आगे का कितना डिस्टेंस हो गया, ये हो गया 5। तो आपका ये ए बी जो है ये तो हो गया 10 + 5, और फिर जो बी से सी तक का लेंथ है, तो ये गैप कितना है, ये गैप है 5। ठीक है, 0 तक का ये जो गैप है, ये गैप कितना है अपना, ये गैप है यहां तक का 5, ये यहां तक था 10। अब ये वापस आया 5 तक, और फिर इसने इतना सा कवर करा, विच इज 1, विच इज ओनली 1। ठीक है, विच इज ओनली 1, ये 1 का कवर करा। यहां से 0 तक कितना है, यहां से ये 0 तक है 10, फिर आगे का है 5, फिर वापस आया इतना 5 और 1, कितना हुआ, ये हो गया 21 मीटर। 21 मीटर इज द डिस्टेंस, मतलब 15 गया और 6 आया, डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हो। अब अगर बात करें इसी केस में डिस्प्लेसमेंट की, तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, यानी कि ए से सी तक, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। इनिशियल है ए और फाइनल है कौन सी, सी। फाइनल है कौन सी, सी। तो इनमें गैप कितना है, -10,0 से -1, तो 10 से 1 का गैप कितना हुआ, 10 से 1 का गैप हो गया 9 मीटर। क्लियर? तो ये 1 डायमेंशन यानी कि लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है, सीधा सीधा लीनियर का एग्जाम्पल दिख रहा है। ए इनिशियल है, ए से गया बी पे, बी से टर्न लेके आया सी पे, ए से ये है 10, फिर आगे का है 5, फिर ये हुआ 5, और ये आगे का छोटा सा हुआ 1, तो टोटल डिस्टेंस इतना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना है। तो अगर उसकी बाइक की रीडिंग बढ़ेगी, तो आप सोचो उसकी बाइक की रीडिंग 9 से बढ़ेगी या 21 से, उसकी बाइक की रीडिंग बढ़ेगी 21 से। फिलहाल तो वो रनिंग कर रहा है, लेकिन अगर वो व्हीकल पे होता तो 21 से रीडिंग बढ़ती, क्योंकि हमेशा व्हीकल्स भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को नहीं करते हैं। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ फिजिक्स जो आपको पढ़नी है कई चीजों को समझने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अपन हमेशा क्या कवर करते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो अब आप इसे पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है
कि जो छोटू है वो ड्राइव कर रहा है खुद की कार अलोंग अ सर्कल। ठीक है, छोटू ने एक सर्कल पे खुद की कार को ड्राइव करना चालू करा। मान लो यहाँ पे है छोटू, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अब यहां से इसने ड्राइव करना चालू करा और कितने एंगल तक ड्राइव करा इसने ड्राइव करा 60 डिग्री के एंगल तक, मतलब ये यहां आके रुक गया। ये इसकी फाइनल पोजीशन है। जब सेंटर से इसका एंगल मेजर हुआ तो वो एंगल कितना निकला, 60 डिग्री का एंगल निकला। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया कि भाई अगर ये थीटा 60 डिग्री है फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग, है ना, फर्स्ट पार्ट में, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो जो डिस्टेंस है वो तो ये है ए से लेकर बी तक, ये क्या है भाई, ये है इसका डिस्टेंस। ए से चालू हुआ था और बी पे जाके रुक गया, ये क्या है इसका, ये है डिस्टेंस ए टू बी। तो अगर मैं इसमें डिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे निकालना है फ्रॉम ए टू बी, जो कि क्या है, आर्क की लेंथ। क्या है ये, आर्क की लेंथ। डिस्टेंस इज फ्रॉम ए टू बी, जिसको ऐसे लिखा जाता है ए बी आर्क। क्या लिखा जाता है, ए बी आर्क। और आर्क की लेंथ क्या होती है, पाई आर थीटा अपॉन 180। ये आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसमें थीटा अपॉन 180 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थीटा डिग्री में है, उसको रेडियन बना रहे हैं। इनकेस मान लो क्वेश्चन आपका में थीटा ऑलरेडी रेडियन में होता तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते, दैट इज आप सीधा सीधा लिख देते कि आर्क की लेंथ ऐसे निकालेंगे हम। क्लियर, पाए और 180 का यूज नहीं करते अपन अगर ये थीटा रेडियन में होता। इस केस में थीटा किस में है, रेडियन में, लेकिन अपना डिग्री में है तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब इन शॉर्ट अपन डिग्री को क्या बना रहे हैं, रेडियन बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे रेडियस पता है क्या, यस मुझे रेडियस पता है, विच इज 100 मीटर। तो इस हिसाब से मेरी आर्क लेंथ क्या निकली, मैं पाई की टर्म्स में छोड़ रहा हूं अभी तो आंसर, पाए 100, थीटा की जगह 60 और अपॉन में 180, तो ये हो गया 100 पाए अपॉन 3। 100 अपॉन 3 पाए इज द डिस्टेंस कवर्ड। कार ने इतना डिस्टेंस कवर करा है। अब अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, कहां से कार ने चालू करा, ए से, कहां पे जाके रुका, बी पे, ये, ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहां अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा ए बी कॉर्ड। क्लियर, यानी कि स्ट्रेट लाइन ए बी कॉर्ड। तो कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालें, कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालें, बहुत इजी है। रीजन क्यों है इस क्वेश्चन में इजी, क्योंकि थीटा 60 डिग्री है। भाई आप खुद सोचो, ये आपका ट्राइंगल ऐसे है, ये पॉइंट है आपका सी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है 60। अब ये दोनों तो वैसे ही 60 होते हैं, रीजन क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, मतलब ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ए बी, वो सीधा सीधा किसके इक्वल है, इसके। क्यों है इक्वल, बिकॉज द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल सिंस थीटा इज 60 डिग्री, सो देयरफॉर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 60 डिग्री में बड़ा ही इजी हो जाता है ना, बहुत इजी है। अब इनकेस ये थीटा 90 होता तो मैं उसमें भी इजी होता, क्योंकि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता। इनकेस अगर ये थीटा मेरा 90 डिग्री होता, अगर थीटा 90 डिग्री होता तो जो मेरी कॉर्ड की लेंथ है वो क्या हो जाती, √2r। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाती, √2r। क्लियर, तो ये 90 में होगा, ये 60 में होगा। अब अगर इनकेस जैसे इसी में सेकंड पार्ट में देखो आप, एंगल कितना है 120 डिग्री, एंगल बदल गया, तो अब आपका सेकंड पार्ट चालू होगा। एक बार पॉज करके इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है आपका, थीटा बदल गया विच इज 120 डिग्री। तो पहली बात तो यहां भी आप 120 लिखेंगे, 60 से कैंसिल करेंगे 2/3, तो ये हो गया 200 π/3। ठीक है, 60 से काटेंगे तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, 2 × 100, 200/3 पाए। ये क्या है अपना, ये है अपना डिस्टेंस। अब अगर इस केस में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, ये बड़ी अच्छी चीज है, इसकी वर्किंग देखो सीखते हैं अपन। अगर कभी भी आपका सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, और आपके पास ये है आर, तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कल, सर्कल की बात हो रही है। सर्कल के सेंटर से बन रहा है
ए बी सर्कल की कॉर्ड है, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो जो आपका ओरिजिनल एंगल था थीटा वो बिल्कुल आधा रह गया, विच इज थीटा अपॉन 2। क्लियर? तो अब आप इतने से पार्ट पे फोकस करो। ये एक्स मैं कैसे निकालूं? मैं यहां अप्लाई कर देता हूं क्या? साइन। क्यों? क्योंकि इस एंगल के सामने है परपेंडिकुलर और 90 के सामने है हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उससे ये परपेंडिकुलर आ गया, आर मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है यहां तक? अब इस x की पूरी डबल कर दो साइज, तो 2x, टोटल लेंथ ए बी आ गई 2r साइन थीटा अपॉन 2। तो अगर थीटा 60 डिग्री है तो आपका जो ए बी है वो रेडियस के बराबर है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो आपका ए बी जो है वो √2r के बराबर है। और अगर थीटा इनके अलावा कुछ और है, 60 और 90 नहीं है, तो अपन ने डिराइव कर लिया, विच इज 2r साइन थीटा अपॉन 2। अब ये आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, कभी भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? अगर थीटा 120, 150 कुछ भी आ जाए इस टाइप का, तो आप ये हमेशा अप्लाई कर सकते हो। तो अब इस फॉर्मूले से मैं क्या निकाल दूंगा? मेरा डिस्प्लेसमेंट that is shortest distance from initial to final straight line, that is chord A to B। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा लेंथ ऑफ द chord, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2r sin थीटा अपॉन 2। क्लियर? और वैसे ये फॉर्मूला जो है ये इन दोनों में भी वेरीफाई हो जाएगा, आप चाहे अप्लाई करके देख लेना। तो आप हमेशा के लिए ये फॉर्मूला याद रख लो फॉर सर्कल। सर्कल की बात हो रही है और थीटा एंगल कहां बन रहा है? सर्कल पे बन रहा है। तो अब अपना जो थीटा है वो 120 डिग्री है, अप्लाई कर देंगे 2 इंटू आर इंटू साइन 120 अपॉन 2, यानी कि साइन 60। साइन 60 क्या होता है? ये होता है √3 अपॉन 2। 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 100√3। क्या आ गया भाई? 100√3। ये क्या चीज है मेरी? ये है मेरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, दोनों केसेस हो गए। तो आप पॉज करो और खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A wheel of radius capital R is rolling on a road। एक व्हील है जो इस डायरेक्शन में ऐसे रोल कर रहा है। इस व्हील का जो रेडियस है वो है कैपिटल R, मतलब डायमीटर हुआ ट्वाइस ऑफ द रेडियस, ये पूरा डायमीटर है। What will be the displacement of point P in half rotation? मान लो आपका यहां पे पॉइंट P है, ठीक है? अब जो व्हील है आपका वो ऐसे रोटेट करता हुआ आगे चले गया, ऐसे रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है? यूं रोटेट कर रहा है और ऐसे आगे चले गया। तो आपका पी पॉइंट आधे रोटेशन के बाद यहां पहुंच जाएगा, इतना। क्लियर? मान लो आपका पी पॉइंट P1 पे पहुंच गया। क्लियर? यहां पहले था, अब यहां है। तो आपसे व्हील का डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा गया है, आपसे पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो पॉइंट की इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल ये है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये बताना है आपको। क्लियर है यहां तक? तो अब सबसे पहली चीज, आधे रोटेशन में व्हील ने जो ये कवर करा, ये क्या है? उसका डिस्टेंस। ये क्या है? व्हील का हाफ रोटेशन का डिस्टेंस। मान लो यहां पे जो इस व्हील की पोजीशन थी वो है ए और यहां पे पोजीशन है बी। ए से बी पे चले गया, ठीक है? ए से बी पे व्हील चले गया आधे रोटेशन में। तो अपन यहां लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन हाफ रोटेशन इज ए टू बी। ठीक है? सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू, पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, सेमी सर्कल की बात हो रही है तो हाफ कर देंगे, दैट इज πr। πr is the distance covered by the wheel। πr is the distance covered by the wheel। ठीक है? ये इसका जो डिस्टेंस है ये है πr और ये कितना है? ये है अपना डायमीटर। डायमीटर ऑफ व्हील इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस विच इज 2r। ये डायमीटर है, ठीक है? तो अब इन ट्राइंगल, ये कौन सा है अपना? ये ट्राइंगल है अपना ABC। इन ट्राइंगल ABC अगर मैं बोलूं कि एंगल B 90 है तो बिल्कुल सही बात है। तो अब मैं इसमें पाइथागोरस लगाता हूं और उससे मैं निकाल देता हूं ये AC। AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट AB स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना है, पाई स्क्वायर R स्क्वायर, और BC स्क्वायर कितना है 4R स्क्वायर। स्क्वायर करके लिखेंगे, R स्क्वायर कॉमन आएगा और रूट से बाहर चले जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस R का अंडर रूट और बाहर R। ये है अपना क्या, ये है अपना AC दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये अपना AC दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहां तक A से C तक डिस्प्लेसमेंट है। तो अब आप यहां क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट दैट इज P टू P1 इज पाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय R। क्लियर यहां तक। अच्छा, इन केस अगर आपसे क्या पूछ लेते, डायरेक्शन पूछ लेते। मान लो यहां पे आपका एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा। तो अब थीटा कैसे निकालोगे आप, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, थीटा के नीचे बेस है। तो अगर डायरेक्शन की बात आएगी तो मुझे थीटा निकालना है। मान लो tan थीटा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर इज ट्वाइस ऑफ r एंड बेस दैट इज डिस्टेंस इज पाई r। r से r कट जाएगा तो मेरा tan थीटा आ गया 2 बाय पाई, तो मेरा थीटा हो गया tan इनवर्स 2 अपॉन पाई। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा डायरेक्शन है, यानी कि इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। tan इनवर्स 2 बाय पाई फ्रॉम द ग्राउंड। कहां से मेजर हुआ डायरेक्शन, फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, आ गया समझ में। तो अब एक बार पॉज करेंगे और उसको खुद से ट्राई करेंगे। देखो, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, एक ड्रंकर्ड है, मतलब एक आदमी है जिसने ड्रिंक करी हुई है। ये क्या कर रहा है, एक पतली सी लेन, एक पतली सी गली में चल रहा है। अब इसने क्या किया, 5 स्टेप तो लिए फॉरवर्ड, फिर 3 स्टेप लिए पीछे। इसको होश नहीं है आदमी को, 5 स्टेप आगे चला, फिर नशे में 3 स्टेप पीछे आ गया, फिर 5 स्टेप आगे चला, फिर 3 स्टेप पीछे आ गया, है ना। तो ये इसका मैकेनिज्म है चलने का। अब इसके क्या है कि एक स्टेप की जो लेंथ है, एक स्टेप की लेंथ वो 1 मीटर की है, और कितनी देर लगा रहा है, 1 सेकंड। एक कदम चलने में 1 सेकंड लगाया और 1 मीटर की लेंथ है। अब चाहे वो 1 सेकंड आगे चलने में लगा या पीछे में, 1 सेकंड ही रहेगा और 1 मीटर ही रहेगा, चाहे आगे चले या पीछे। अब इस आदमी से 13 मीटर के डिस्टेंस पे एक होल है। ठीक है, एक होल है, ठीक है, जिसमें हो सकता है ये आगे गिर जाए। ये 1-1 मीटर के इसके स्टेप्स बन गए। अब अपने को ये बताना है कि कितनी देर में ये आदमी गिर जाएगा। हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। तो पहली बात, आप ये मत सोचना कि 13 मीटर इसको ट्रैवल करना है, 1 मीटर ट्रैवल करने में 1 सेकंड लग रहा है, तो 13 सेकंड इसका आंसर है। बिल्कुल गलत, क्योंकि ये पूरे टाइम आगे नहीं चल रहा है, ये 5 कदम आगे चल के 3 कदम पीछे आ रहा है। ये इसका पैटर्न है वॉक करने का। तब देखो, ये 1 2 3 4, ये 5 स्टेप्स आगे आया, 1 2 और 3 स्टेप्स पीछे आया। मतलब पहले फेज में इसने 5 मीटर और 3 मीटर कवर करा। ठीक है, ये आके खड़ा हो गया 2 पे। अब आगे बढ़ेंगे 2 से, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, जैसे ही यहां पहुंचेगा 1 2 3, यहां पे आ जाएगा पीछे, यानी कि अब ये 4 पे खड़ा है। फिर 1 2 3 4 और 5, अगले 5 स्टेप में 9 पे पहुंच गया, 1 2 3, आ गया किधर, 6 पे। क्लियर। फिर 1 2 3 4 5, अगले स्टेप में 5 स्टेप में 11 पे पहुंच गया, 1 2 3, कहां आ गया, 8 पे। कहां आ गया भाई, 8 पे। क्लियर यहां तक। अब 5 पे चलाते हैं, 1 2 3 4 5, गिर गया गड्ढे में, यानी कि लास्ट 5 मीटर में गिर गया। तो टोटल कितना हुआ, 5 आगे 3 पीछे, 5 आगे 3। अच्छा, पीछे आने से डिस्प्लेसमेंट को फर्क पड़ता है, डिस्टेंस को क्या मतलब, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होता है, चाहे आप आगे बढ़ो या पीछे जाओ। गाड़ी रिवर्स में जाएगी तो भी तो उसका किलोमीटर बढ़ेगा, कम थोड़ी हो जाएगा। क्लियर। तो 8 + 8 + 8 + 8 32 + 5 विच इज 37 मीटर इसने ट्रैवल करा। अब 1 मीटर टेक्स 1 सेकेंड, therefore 37 मीटर टेक्स
37 सेकेंड्स, यानी कि 37 सेकेंड्स इसको लगेंगे इस होल में जाके गिरने में। और ये क्वेश्चन आपके कौन सी बुक का है? एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, मतलब इतना भी इजी नहीं है। क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ो तो आपको बहुत इजी लगेगा। 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, फिर 5 आगे 3 पीछे, कितनी बार हुआ? 4 बार। फिर अगली बार जब 5 आगे चला तो बेचारे को 3 पीछे आने का मौका ही नहीं मिला, वो सीधे ही उसमें गिर गया। क्लियर? आ गया समझ में? तो आज की क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीखा है और उस पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में सीखेंगे। आज की क्लास में कोई भी डाउट है आप वीडियो को दोबारा देख लो।